भारत के प्रमुख जो पद होते हैं, अधिकरणीय जो होते हैं, उसके बारे में आज पढ़ेंगे, जिसमें आपको आएंगे उप प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये सारे इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जो कि जिसमें पदाधिकरण होते हैं, जिनका जो हम लोग छोटे छोटे रूप में जानते हैं, लेकिन भूमिका बहुत बड़े होते हैं। उप प्रधानमंत्री का तो उतना ज़्यादा भूमिका नहीं है, लेकिन विपक्षी नेता के हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, महान्यायवादी हैं, सॉलिसिटर जो जनरल होते हैं उनका भी है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का भी भूमिका ज़्यादा है। तो आज यही पढ़ने चल रहे हैं और वन लाइनर है, ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आज जितने भी सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए तो तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन से आप देखिए कि भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख जो है नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा उप प्रधानमंत्री का उल्लेख जो है नहीं किया गया है। ये सवाल पूछेगा क्या कि भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख जो है नहीं किया गया है। तो उप प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख नहीं किया गया है। हम तो अभी तक हम भी नहीं सुने हैं, ना आप भी सुने होंगे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय परिस्थितियों में उप प्रधानमंत्री का क्या होगा, प्रतियोगी होता है। क्या होता है? प्रतियोगी होगा। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति अगर भारत में आती है, भारत में अगर हो, उप प्रधानमंत्री का क्या होगा, प्रधानमंत्री का प्रतियोगी होगा। याद रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा। प्रतियोगी जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वाला है ना, उसी तरह से मुझे प्रतियोगी ज़्यादा है, वो तो ज़्यादा अच्छा है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने हुए, इसमें उप प्रधानमंत्री का तो चर्चा नहीं है। तो प्रधानमंत्री के ही जो है याद रखिएगा प्रतियोगी होगा और कुछ नहीं। आगे सवाल बनेगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, ये पूछता है। तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उस समय था, चर्चा तो नहीं है लेकिन बने थे, याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अब पूछा जाता है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है। आपसे पूछेगा भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर अब तक कितने व्यक्ति नियुक्त हुए हैं। तो अब तक याद रखिएगा 7 व्यक्ति ही नियुक्त हुए हैं, याद रखेंगे। तो अगर आपसे पूछे भारत में उप प्रधानमंत्री पद पर अब तक कितने व्यक्ति नियुक्त हुए हैं, तो 7 जो हैं व्यक्ति जो हैं नियुक्त हुए हैं। 7 व्यक्ति हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे प्रथम है, याद रखिएगा। जैसे देखिए, वैसे प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के दौरान 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे, उनके समय हुए थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का इनका इतिहास बहुत ही अजीबोगरीब रहा है। मैंने पढ़ाया था प्रधानमंत्री में कि ये प्रधानमंत्री तो बने थे लेकिन पद से छोड़ना पड़ा था। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा उम्र में बने हुए हैं, इतिहास रचे हुए हैं। तो याद रखिएगा इन्हीं के समय में एक और इतिहास है, 2 उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे। किसके समय में? मोरारजी देसाई के समय में, याद रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव इन्हीं के समय में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा। संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री किसके समकक्ष होते हैं, याद रखिएगा। तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछेगा कि अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले कब आया था, किस समय आया था, तो 1963 में, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का अंतिम समय चल रहा था। ठीक है, 64 तक रहे थे ना, और 63 में आ गया था, तो उस समय ही आया था, याद रखिएगा। ये सवाल पूछता है, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ प्रधानमंत्री का। अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी पढ़ा चुके हैं, राज्यसभा लोकसभा भी पढ़ा चुके हैं, और ये अब बच रहा है जो महान्यायवादी हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, उसके बारे में जो होता है हम पढ़ रहे हैं, जिसमें उप प्रधानमंत्री अभी हम पढ़ रहे हैं, देखिए रहे है ना। तो संवैधानिक दृष्टि से देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री जो होते हैं किसके समकक्ष होते हैं, तो कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होते हैं। इसमें संविधान का नहीं हो, कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होंगे, याद रखिएगा। ये इसकी चर्चा उतना नहीं करता है उप प्रधानमंत्री का, लेकिन उप प्रधानमंत्री बने हैं, 7 बने हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले हैं। 2 उप प्रधानमंत्री किसके समय में थे? मोरारजी देसाई के समय थे। बस सुनिए, ठीक है, सुनते जाइएगा। आगे सवाल पूछेगा, लोकसभा में मान्यता जो प्राप्त विरोध दल के नेता को किसके समान सुविधाएं एवं मान्यता प्रदान की जाती है? तो कैबिनेट मंत्री के तहत ही की जाती है। जो विपक्ष नेता होते हैं, जो कि हम लोग अभी पढ़ेंगे, ऊपर बताया मैंने कि विपक्ष नेता के बारे में भी पढ़ना है, तो इसमें याद रखिएगा लोकसभा में अगर मान्यता प्राप्त विरोधी दल होते हैं, विपक्षी दल जो नेता होते हैं, किसके समान सुविधा एवं मान्यता प्रदान की जाती है? तो कैबिनेट मंत्री के तहत इन्हें प्रदान की जाती है, याद रखिएगा।
अगर आपसे पूछे लोकसभा में विरोध दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या में कितना प्रतिशत कम से कम होना आवश्यक है, तो 10% होना जरूरी है, तभी हो सकता है मान्यता प्राप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 10% होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लोकसभा का विरोधी जो होते हैं दल के प्रथम मान्यता प्राप्त नेता कौन है, तो राम शुभग सिंह थे, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछेगा कि लोकसभा का विरोध दल के प्रथम मान्यता प्राप्त नेता, विरोध दल के मतलब विपक्षी दल के नेता की बात हो रही है, प्रथम मान्यता प्राप्त नेता कौन है, तो राम जी तो हैं ही, राम शुभग सिंह हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, तो लोकसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष का, याद रखिएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा, लोकसभा के सदस्य ही करेंगे, आप जानते हैं, प्रतिनिधित्व करेंगे, हम जानते हैं। आगे सवाल आपसे पूछेगा कि राज्यसभा के विपक्ष का प्रथम नेता कौन थे, तो याद रखिएगा अगर राज्यसभा के विपक्ष की बात करें, मतलब विपक्षी नेता की बात करें, तो हम जानते हैं कमलापति त्रिपाठी जी हैं, याद रखिएगा, त्रिपाठी जी हैं। बाहरी आवाजों को थोड़ा इग्नोर करिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कमलापति त्रिपाठी क्या थे, राज्यसभा के विपक्षी प्रथम नेता थे, याद रखेंगे। और लोकसभा के हम यहाँ पे पढ़े क्या, विरोधी दल नेता कौन थे, रामधारी शुभग सिंह थे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा अध्यक्ष किस रूप में शपथ लेता है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है किस रूप में शपथ लेंगे, लोकसभा के आम सदस्य के रूप में लेते हैं, याद रखिएगा। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं, जो स्पीकर होते हैं, वो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में ही जो है शपथ लेंगे और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, याद रखिएगा। जो कि अभी इस चुनाव 2024 का चुनाव में देखे होंगे तो लोकसभा अध्यक्ष बने हैं ना, है ना, तो उन्हीं का बताइएगा क्या हुआ था, शपथ उपत थोड़ी लिए थे, शपथ ग्रहण नहीं किए थे, ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, बैठ जाइए। तो लोकसभा अध्यक्ष के पद पर जो है शपथ ग्रहण कौन करता है, तो याद रखिएगा शपथ कौन कराता है, तो ऐसा कोई नहीं कराता है, याद रखिएगा, आवश्यक नहीं होता है, याद रखिएगा। आगे पूछता है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है, तो याद रखिएगा लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना पद कब खाली करता है, अगली लोकसभा के गठन के बाद ही खाली हो जाती है, याद रखिएगा। कब खाली करेगा, अगली लोकसभा जब गठन होगा उसके बाद खाली हो जाता है, फिर भरा जाता है, जो कि इस बार भरा गया था, फिर है ना, उन्हीं को बना दिया गया है। कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए सवाल है करंट अफेयर का। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को ही देंगे, याद रखिएगा। इसमें भी उपाध्यक्ष होते हैं और अध्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है, तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत के संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। एकदम सिंपली साधारण रूप से बहुमत दीजिए, संकल्प पारित करिए और उन्हें हटाया जा सकता है, कोई इसमें ज़्यादा इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन के रूप में कितना रुपया मिलता है, तो याद रखिएगा प्रति माह अगर पूछा जाए लोकसभा स्पीकर को कितना रुपया वेतन मिलता है, तो याद रखिएगा 4 लाख रुपए मिलते हैं लगभग, ठीक है, 4 लाख रुपए मिलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का सर्वाधिक वरिष्ठ जो सदस्य होते हैं उन्हें होता है, मतलब जो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वरिष्ठ जो उम्र दराज हैं, उन्हें सदस्यता मिलेगी। जब तक कौन नहीं रहेगा, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहेंगे, तभी कौन करेगा, लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य होते हैं, जो एजेड होते हैं, जो करेंगे, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अध्यक्ष नहीं तो उपाध्यक्ष होंगे, कोई ना कोई तो होंगे, अगर नहीं होंगे तब होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप जोड़ के देखिए ना, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर नहीं होते तो कौन होता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना। तो सब जोड़ा हुआ है, अगर जोड़ते हुए पढ़ते चलेंगे, अगर मेरा शुरू से अगर पॉलिटिकल का हिस्ट्री का जो मैं बना रहा हूँ अगर देखते चलेगा तो आपको अपने आप समझ में आते चल जाएगा। अब बहुत ईजी से आप क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। आगे सवाल है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है कहाँ, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा होगा। अगर सचिवालय की बात होगी तो डायरेक्ट किसके द्वारा होगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही होगा, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। बुलाता कौन है,
राष्ट्रपति बुलाते हैं। याद है, क्लियर हुआ? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने शुरू में ही पढ़ाया था जब राष्ट्रपति पढ़ा रहा था, तो उसमें पूछा था कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। सभापतित्व कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। याद रखिएगा, यही क्वेश्चन बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं और दिक्कत में रह जाते हैं। तो याद रखिए, बुलाने का काम हमारा किसका है, दोनों सदनों का, बैठक का। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति करेंगे। अगर सभापतित्व की बात करें, अध्यक्षता की बात करें, तो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। याद रखिएगा। आगे सवाल है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे, लोकसभा स्पीकर ही करता है। याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि लोकसभा में किसी धन विधेयक, मतलब विधेयक को धन विधेयक के रूप में, कोई विधेयक है जिसे धन विधेयक के रूप में हमको प्रमाणित करना है, तो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे किस समिति का पदेन अध्यक्ष जो है लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, तो नियम जो समिति होते हैं उसके जो हैं क्या होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो क्या होते हैं, नियमित समिति का अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष भी होते हैं। याद रखिएगा, समिति का, नियम समिति का, याद रखेंगे। अगर आपसे और पूछे लोकसभा से, तो लोकसभा महासचिव जो लोकसभा सचिव का प्रमुख होता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, मतलब लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है। अगर पूछे कि लोकसभा के जो महासचिव होते हैं, जो लोकसभा सचिव का प्रमुख होते हैं, ठीक है, लोकसभा का महासचिव होता है कि नहीं, होता है, उसके लोकसभा सचिव के प्रमुख होते हैं, प्रमुख भी होता है, तो कौन इसको नियुक्त करेगा, करने वाला कोई नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ही करेगा। याद रखिएगा, क्योंकि अभी हम लोकसभा अध्यक्ष पढ़ रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हो चुका, विपक्ष नेता हो चुके, और लोकसभा अध्यक्ष पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा सवाल पूछता है। अब देखिए, संसद की संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर, अगर मान लीजिए कोई संयुक्त अधिवेशन है, लोकसभा राज्यसभा एक तरह से संयुक्त अधिवेशन हो रहा है, उसमें किसी विधेयक पर निर्णायक मत देना है, देने का अधिकार किससे है, तो हम लोकसभा अध्यक्ष को जानते हैं। तो अगर दोनों संयुक्त अधिवेशन है, उस विधेयक पर अगर निर्णय लेना है तो कौन देगा, तो लोकसभा अध्यक्ष देंगे। याद रखिएगा। आगे सवाल है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण या एवं नियंत्रण में कार्य करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष के ही अंदर करता है। तो अगर पूछे लोकसभा का जो सचिवालय है किसके प्रत्यक्ष जो है पर्यवेक्षण करता है या नियंत्रण करता है, कार्य करता है, तो हम जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष के रूप में। तो अगर आपसे पूछेगा कि बताइए भाई कि लोकसभा जो है, लोकसभा का सचिवालय जो है, बताइए जो है प्रत्यक्ष रूप से काम जो करता है किसके अंडर करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में करेगा। सिंपली क्वेश्चन है ना, बनेगा किसी भी एंगल से बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, 1 से 2 बार सुनिए, याद हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट करूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए। आगे सवाल बनता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए, तो याद रखिएगा, आर्टिकल याद रखेंगे 93 याद रखेंगे। 93 आर्टिकल मतलब 93 अनुच्छेद में क्या चर्चा है भाई, तो संविधान के जो है, संविधान में जो 93 उल्लेख जो किया गया है अनुच्छेद की, उसमें क्या है कि लोकसभा के एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछ दे डायरेक्ट क्वेश्चन, हम छोड़िए सब बात, डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए कि अगर लोकसभा में एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष को अगर आवश्यक रूप से हम अगर लाएं, किस रूप में होना चाहिए, तो कौन से आर्टिकल में इसकी चर्चा है, तो हम जानते हैं आर्टिकल 93 में चर्चा है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि बताइए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, तो बताइएगा 93 में, है कि नहीं। अगर आपसे पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष को संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 100 में इसका वर्णित है। याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि लोकसभा अध्यक्ष जो को संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार अगर पूछे किस आर्टिकल के तहत है भाई, तो हम जानते हैं आर्टिकल 100 में। याद रखेंगे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो 93 में है। अगर पूछे लोकसभा के अध्यक्ष में संसद में निर्णायक मत देने का अधिकार अगर दिया जाए तो किस में है, लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है, तो आर्टिकल 100 में है। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे
कि संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। निर्णय अंतिम यही लेगा, निर्णय लेने का अधिकार भी इसे लोकसभा अध्यक्ष का है। तो याद रखिएगा, धन विधेयक की बात भी हो या कोई भी निर्णायक बात हो तो लोकसभा अध्यक्ष ही होगा। मत जो अधिकार होता है, जो कि निर्णायक मत का अधिकार की बात होगी, तो जो आर्टिकल हम 100 पढ़ रहे हैं उसमें क्या है? लोकसभा अध्यक्ष का ही भूमिका है। अगर विधेयक जो है, धन विधेयक किससे संबंधित है? तो लोकसभा अध्यक्ष से ही है, जो कि हम जानते हैं कि विधेयक जो होते हैं, धन विधेयक या नहीं, पर अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो लोकसभा स्पीकर ही लेते हैं अंतिम निर्णय, याद रखिएगा। तो धन विधेयक या धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने का अधिकार हमारे लोकसभा अध्यक्ष का है, ये हमेशा याद रखिएगा। और डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है, ये ध्यान रखेंगे। अगर आगे सवाल पूछेगा, लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष जो होते हैं, जिसे प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं, जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, लोकसभा के अस्थायी एक अध्यक्ष होते हैं जो किसके द्वारा होंगे? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होंगे, जो कि प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। उन्हें प्रोटेम स्पीकर भी कहते हैं। मतलब एक तरह से वो अभी रहेंगे अस्थायी पे जब तक मेन अध्यक्ष नहीं आ जाते, ऐसे होते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब दोनों नहीं रहे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं रहे, तो कौन लाएगा? राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे अस्थायी रूप से कि अभी रहिए और फिर हट जाएगा। आगे सवाल बनता है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में कौन बुलाता है? तो देखिए, क्लियर हो गया। अब क्लियर कर लीजिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बुलाने की बात करेगा, दोनों संसद की, लोकसभा राज्यसभा की बैठक की बात करेगा, बुलाने की बात करेगा, तो राष्ट्रपति को याद रखिएगा। अगर उसका सभापतित्व की अध्यक्षता की बात करेगा तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर करेगा। अगर आपसे पूछे कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है संभाला था, तो याद रखेंगे, पूर्व में अगर बात करें, लोकसभा जो स्पीकर थे वो पद को संभाले थे, उनका नाम पता है क्या है? नीलम संजीव रेड्डी का नाम आता है, जो कि ये प्रधानमंत्री का भी नाम, सॉरी, इनका राष्ट्रपति का नाम भी आता है, इनका, है ना? राष्ट्रपति बने थे कि नहीं? इनका नाम आता है कि नहीं? हमको ये बताइए कि राष्ट्रपति थे कि प्रधानमंत्री थे, ये बता सकते हैं? इनकी चर्चा किस में है? ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, नहीं तो मैं तो नेक्स्ट वीडियो में बता ही दूंगा, क्योंकि हम चाहते हैं एक भी सोल्यूशन ना छूटे। बताइएगा, नीलम संजीव रेड्डी का जो है नाम आता है, जो कि लोकसभा अध्यक्ष के पद को संभाला था। याद रखिएगा, राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभालने के लिए जो संभाला था वो थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। तो याद रखिएगा, ये थे राष्ट्रपति बने थे, मतलब एक बार राष्ट्रपति बन चुके हैं, जो कि ज़्यादा नहीं बने थे, चर्चित में रह गए थे बस। इनका नाम तो जानते हैं, फेमस है, आगे नेक्स्ट में हम बता देंगे। चलिएगा, आंसर क्वेश्चन में ही आंसर दिया रहता है, आप ध्यान देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। बस कन्फ्यूजन के लिए मैं थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ, जिससे कि आपको याद आ जाए, भूले नहीं। आगे सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, अगर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछा जाए या डायरेक्ट पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालवंकर का नाम आता है। जीवी मालवंकर जी जो थे प्रथम अध्यक्ष थे, लोकसभा स्पीकर थे, याद रखिएगा, ये पूछता है। अगर आपसे पूछे प्रथम अध्यक्ष जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, तो याद रखिए, जीवी मालवंकर पे ही आया था अविश्वास प्रस्ताव। मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। अविश्वास प्रस्ताव कौन आया, किसके समय में आया? तो जीवी मालवंकर, मतलब इन्हीं पे आ गया था, याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए, तो कौन लोकसभा के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो जीवी मालवंकर, मतलब अच्छे माने भी जाते हैं। जीवी मालवंकर जो हैं पिता भी माने जाते हैं लोकसभा के पहले प्रथम अध्यक्ष भी माने जाते हैं, और इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया था। बस इतना ध्यान रखिएगा, तीनों काम हुआ था। जो अच्छे हैं उनके साथ बुरा भी होगा, ये निश्चित दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? इससे आगे चलेंगे। भारत के लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा, प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो भारत के लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष की बात हो रही है। अध्यक्ष जो थे हम जीवी मालवंकर को जानते हैं, लेकिन प्रथम उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो याद रखिएगा, अनंत अयंकर हैं। कौन है? अयंकर जी हैं, याद रखिएगा। कौन है? अनंत श्यामन अलंकर जी हैं, याद रखिएगा। ये चीज पूछता है। थोड़ा सा इनका वर्ड का जो है शब्द जो है नाम से थोड़ा सा टेढ़ा जैसा लगा, इसलिए मैंने बोलने में टाइम लगा दिया। तो अनंत श्यामन अलंकर जी हैं, अयंकर जी बोलिएगा, ठीक है, याद रखेंगे।
अगर आपसे पूछे कि लोकसभा अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो याद रखिएगा जाखड़ एक हैं, जाखड़, याद रखिएगा बलराम जाखड़ का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, याद रखिएगा। जो कि लोकसभा अध्यक्ष में किसका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, तो बलराम जाखड़ का रहा है, याद रखिएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। आगे पूछेगा कि अपने पद पर रहते हुए दिव्यांत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिए दिव्यांत मतलब थोड़े से विकलांग या किसी भी शारीरिक रूप से हैं गड़बड़, तो याद रखिए दिव्यांत होने वाले प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो याद रखिएगा जीएमसी बाल योगी थे, याद रखिएगा जीएमसी बाल योगी थे, याद रखिएगा। तो बाल योगी जी याद रखिएगा, तो जीएमसी बाल योगी का नाम याद रखिएगा, जो कि दिव्यांत थे, याद रखिएगा, जो कि प्रथम लोकसभा स्पीकर माने जाते हैं। अगर पूछे कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, तो याद रखिएगा पीएम संगमा थे। पीएम संगमा जी जो थे, याद रखिएगा, सबको रिस्पेक्ट दीजिएगा, ठीक है, नेता है भाई। कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे, तो पीएम संगमा का नाम आता है, जो कि जनजातीय अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, किसका, लोकसभा अध्यक्ष का। कौन पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो मीरा कुमारी का नाम आता है, जो कि बहुत बार आप पढ़े होंगे, ठीक है, बहुत बार पढ़े होंगे। तो कौन पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो मीरा कुमारी थी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद किस देश के अध्यक्ष के समान था, तो इंग्लैंड के समान है, याद रखिएगा। तो याद रखेंगे भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की बात करेंगे तो किस देश के अध्यक्ष के समान है, तो इंग्लैंड के अध्यक्ष के समान होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा स्पीकर की भूमिका होती है। अगर आगे चलते हैं, टेबल आपका 2 है, टेबल के रूप में बनाया हुआ है, जिसके क्लियर किया हुआ है कि कितने अभी तक बने हुए हैं। ओम बिरला जो है दूसरी बार बन चुके हैं ना। आगे सवाल है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है, कौन होता है, तो लोकसभा महासचिव होते हैं, जो कि नियुक्त कौन करता है, लोकसभा स्पीकर ही करता है महासचिव का, है ना। तो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव अगर पूछे, राष्ट्रमंडल जो अध्यक्ष होते हैं उसके सम्मेलन जो होता है उसके पदेन महासचिव कौन होते हैं, लोकसभा महासचिव होते हैं, याद रखिएगा, पदेन सभा महासचिव होते हैं, याद रखिएगा, लोकसभा महासचिव। यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में अगर बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में निर्णायक मत कौन देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही देगा। अब लोकसभा स्पीकर देगा, याद रखिएगा। तो इसमें याद रखेंगे यदि लोकसभा में मत का विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ता है तो इस स्थिति में निर्णायक मत कौन करता है, बता सकते हैं, तो लोकसभा स्पीकर करेंगे, क्योंकि अब दोनों पार्टी बराबर है तो एक ही तो बचे स्पीकर जी, अब वही निर्णायक देंगे भाई। अब जो बोलेंगे वो जिधर चले जाएंगे उधर सही हो गया। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, याद रखिएगा। ये भी डायरेक्ट पूछता है कि भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, मतलब नियुक्त करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, महान्यवादी को हम अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं कि नहीं। तो अब चलिए इनसे थोड़ा सा सवाल बनता क्या है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारिक कौन होता है, तो विधि अधिकारिक अगर पूछे भारत सरकार का तो अटॉर्नी जनरल, जिन्हें हम महान्यवादी कहते हैं, और ये भी सवाल बनता है डायरेक्ट, याद रखिएगा। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत में महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है, तो अनुच्छेद 76 की जाती है, याद रखिएगा, मतलब आर्टिकल 76 की जाती है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यवादी की नियुक्ति की जाती है, तो आर्टिकल 76 में की जाती है, जो कि हम चर्चा इसके बहुत बार कर चुके हैं प्रधानमंत्री में, है ना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में 76 का चर्चा हो चुका है, आप जानते हैं। लोकसभा राज्यसभा में भी इसकी चर्चा हो चुकी है, ठीक है। तो याद रखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यवादी की नियुक्ति करता है, तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं किसे, महान्यवादी को और किस नाम से जानते हैं, अटॉर्नी जनरल के नाम से जानते हैं। किस आर्टिकल में इसकी चर्चा है, तो याद रखिएगा नियुक्ति की चर्चा अगर करते हैं तो याद रखिएगा 76 में, जो कि हम राष्ट्रपति में इसको पढ़ चुके हैं। आगे सवाल है कि भारत के अटॉर्नी जनरल जिसे महान्यवादी
महानवादी कहते हैं की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, जो कि आर्टिकल 76 के तहत किया जाता है, जो कि अभी जस्ट पढ़े हैं आप। अभी देखा जाए तो भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता कौन है? तो अटॉर्नी जनरल देते हैं, याद रखिएगा। महानवादी देंगे, हमेशा याद रखिएगा। अगर भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श की बात होगी या चर्चा करना की बात होगी तो अटॉर्नी जनरल की बात करेंगे, जो कि जिसे हम हिंदी में महानवादी कहते हैं। आगे सवाल आपसे पूछेगा, वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है? वह व्यक्ति कौन है जो कि संसद का सदस्य नहीं होता? याद रखिएगा, लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार तो है। याद रखिएगा, वही है अटॉर्नी जनरल, जिसे हम भारत के महानवादी कहते हैं। इंडियन अटॉर्नी जनरल कहिए या भारत का महानवादी कहिए। तो याद रखिएगा, भारत का महानवादी याद रखेंगे वही है जिसे संसद का सदस्य तो नहीं माना जाता, लेकिन संसद में वो संबोधित करने का अधिकार रखता है। ये ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछे लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग जो लेते हैं या भाग तो ले सकते हैं परंतु मत नहीं कर सकते, तो हम जानते हैं अटॉर्नी जनरल होते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल, जो कि महानवादी कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिएगा, समझने की बात है, एक ही है। देखिए संसद में सदस्य नहीं है लेकिन संसद में संबोधित करने का अधिकार रखता है, तो भारत का महानवादी, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अब देखिए लोकसभा में कार्यवाही होगा, कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं लेकिन परंतु मत देने का अधिकार नहीं रखते। मत देने का मतलब संसद में जब सदस्य हैं ही नहीं तो मत देने का अधिकार भी हम सोचेंगे कि नहीं है, और ऊपर से सदस्य भी नहीं है, लेकिन संबोधित करा जाएगा। लोकसभा का कार्यवाही भी होंगे, ये भी ध्यान रखेंगे, लेकिन मत नहीं देंगे। और सदस्य नहीं होंगे संसद का, लेकिन संबोधित किया जाएगा। तो कौन है? एक ही तो व्यक्ति है जो कि भारत का अटॉर्नी जनरल कहलाता है, जो किसे महानवादी कहते हैं। क्लियर? अब चलिए एक सवाल और बनता है कि भारत में कौन सा प्राधिकारी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो जब संसद का सदस्य है ही नहीं अटॉर्नी जनरल, तो हटाने का अधिकार भी तो भारत का महानवादी को नहीं है। तो भारत के महानवादी को कौन नहीं हटा सकता? संसद नहीं हटा सकता। क्यों? क्योंकि ये तो जो महानवादी अटॉर्नी जनरल है वो संसद का सदस्य है ही नहीं, तो हटाएगा कैसे? है ना? तो हटाने का अधिकार संसद को नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ये इसका काम किसका है भाई? तो देखिए, भारत का महानवादी कब तक पद पर धारण करता है? जब राष्ट्रपति का मन होगा, राष्ट्रपति के कहिए उपदेश के हिसाब से वो चलेगा। राष्ट्रपति जब तक नहीं हटा सकता, क्योंकि नियुक्त करने वाला भी राष्ट्रपति है और हटाने वाले भी राष्ट्रपति ही रहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल बनता है कि महानवादी को प्रति माह कितने रुपए मिलते हैं? तो याद रखिएगा 25, याद रखिएगा कितने हैं? 25 हैं, मतलब 250,000 रुपये मिलते हैं, याद रखिएगा। ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, 2 लाख रुपये मान के चलिए, लमसम 2 लाख। ठीक है, 4 ध्यान हो गया ना, 2.5 हो गया। आगे चलेंगे। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, सॉलिसिटर बोलने में भूल जाता हूँ, सॉलिसिटर बोल देता हूँ। सॉलिसिटर बोलते हैं इसे, सॉरी भूल जाता हूँ बार बार बोलने में, सॉलिसिटर बोलते हैं, याद रखिएगा। सॉलिसिटर जनरल होता है जो कि एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, याद रखिएगा। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल अगर पूछा जाए तो क्या होते हैं? तो एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। महानवादी पढ़ चुके, लोकसभा स्पीकर हो चुका है ना, लोकसभा स्पीकर हम पढ़ चुके भाई, विपक्षी नेता पढ़ लिए, वो प्रधानमंत्री पढ़ लिए। अब पढ़ने जा रहे हैं सॉलिसिटर के बारे में। तो भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो एक प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, याद रखिएगा। आगे पढ़ेंगे, ये क्या होते हैं भाई सॉलिसिटर? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देगा? तो एडवोकेट जनरल देंगे, जो कि सॉलिसिटर भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो कानूनी विषयों पर अगर राज्य सरकार को परामर्श कौन दे सकता है? तो एडवोकेट जनरल कहलाते हैं, जो कि सॉलिसिटर भी आप कह सकते हैं उनको। ठीक है, आगे सवाल बनता है, आपसे पूछेगा, अगर आपसे पूछा जाए, थोड़ा सा धुंधला है, ध्यान रखिएगा, कि भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होता है? तो भारत के मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करते हैं। देखिए, महानवादी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। और महान वक्ता की बात करें, महाधिवक्ता की बात करें, देखिए महानवादी हो गया जो कि राष्ट्रपति हो गए। महाधिवक्ता की जैसे धी लग गया, महाधिवक्ता,
तो याद रखिएगा राज्यपाल करेगा, क्योंकि राज्य से संबंधित हो गया। याद रखिएगा राज्यपाल करेंगे, गवर्नर करेंगे। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होते कौन है? तो एडवोकेट जनरल होते। तो राज्य की बात करेंगे तो एडवोकेट जनरल, जो कि हम पढ़े हैं ऊपर, है ना। अगर आपसे पूछे कि मतलब किस विधि अधिकारी को राज्य विधानमंडल के संसदों की कार्यवाही जो होते हैं, कार्य करने वाले में भाग लेने का अधिकार जो है किंतु मत देने का अधिकार नहीं है, तो महाधिवक्ता। सिंपल क्वेश्चन, दिमाग से लॉजिक लगाइए कि आप देखिए महानुवादी का भी काम क्या था? संसद का सदस्य तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या था वो संबोधित किया जा सकता है। और उसी तरह क्या था कि लोकसभा का अध्यक्ष तो है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं माना जा सकता। कार्यवाहक है लोकसभा अध्यक्ष का, लेकिन क्या कर सकता है? मत देने का अधिकार नहीं। उसी तरह महाधिवक्ता का भी तो यही काम दिखा रहा है कि अधिकार तो है आपको विधानमंडल में, सदनों में कार्यवाही का भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन मत देने का अधिकार आपको नहीं है। याद रखिएगा, जैसे महानुवादी का लोकसभा में है, याद रखिएगा। उसी तरह महाधिवक्ता का जो है नहीं है, याद रखिएगा। क्लियर, समझ गए? आगे सवाल है, जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो याद रखिएगा संभाग, याद रखेंगे संभागायुक्त के तहत नहीं कर सकते। याद रखिएगा, मतलब अधीनस्थ कार्य करते हैं, संभागायुक्त के तहत कर सकते हैं। सॉरी, जिला कलेक्टर जो होते हैं वो अगर पूछेगा कि किस अधिकारी के अधीन कार्य कर सकते हैं, तो संभागायुक्त के तहत करेंगे। याद रखिएगा। और इसकी नियुक्ति कौन करता है जानते हैं? बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो हम जानते हैं राष्ट्रपति करेंगे, क्योंकि मुख्य सतर्क की बात करते हैं, सतर्कता की बात करते हैं। आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति ही करेंगे, क्योंकि अपने अंडर में ही देखेंगे। आगे सवाल है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, महाधिवक्ता से 2 ही क्वेश्चन पूछता है और महानुवादी से 3 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो महाधिवक्ता की बात करेंगे तो राज्य से संबंधित है। ये जो है विधानसभा से संबंधित होता है महाधिवक्ता, जो कि आपको इसमें संबोधित किया जाएगा, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। कार्यवाहक तो रहेगा, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है महाधिवक्ता। उसी तरह आप महानुवादी के मैंने बताया, जो कि आपको उसमें संसद का सदस्य नहीं होगा, लेकिन संबोधित किया जाएगा। और लोकसभा के कार्यवाहक तो होंगे, लेकिन मत देने का अधिकार महानुवादी को भी नहीं होगा, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो दोनों को मैंने क्लियर कर दिया, कंफ्यूज मत होइएगा। अब चलते हैं महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा मतलब की जाती है? तो याद रखिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, ये नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है नियुक्ति की जाती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है, डायरेक्ट एकदम डायरेक्ट पूछेगा कि कौन करता है नियुक्त? तो हमारे राष्ट्रपति करते हैं। आप पूछेगा, अब आर्टिकल से बात करते हैं, इसकी भी आर्टिकल तो होगी कि इसमें चर्चा है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो आर्टिकल 148 के तहत आता है, 148 अनुच्छेद के तहत आता है। तो अगर बात करें नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अनुच्छेद पूछे तो 148 में इसकी चर्चा है, याद रखिएगा। ठीक है, 148 में इसकी चर्चा है। अगर आपसे पूछे कि भारत के जो होता है संपरीक्षा एवं लेखा मतलब प्रणालियों का प्रधान जो है कौन होता है? तो हम जानते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा होते हैं। मतलब देखिए, संपरीक्षा हो या लेखा प्रणाली की बात हो, उसकी प्रधान कौन होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं होंगे। अगर भारत का जो संपरीक्षा जो होते हैं या लेखा प्रणाली की बात होती है, उसके प्रधान अगर पूछे आपसे तो हम जानते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बोले जाते हैं। अगर पूछा जाए केंद्र सरकार में व्यय को नियंत्रित करने का शक्ति किसमें निहित है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में ही है। अगर केंद्र सरकार के द्वारा जो व्यय होता है, व्यय को नियंत्रित करने की, कंट्रोल करने की बात अगर करेगा, उसमें शक्ति किसके पास है? तो बस नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास ही शक्ति है और किसी के पास नहीं है। और भी सवाल क्या बनता है, वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। हम देख लिए कि केंद्र सरकार का व्यय नियंत्रण कौन करेगा? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा। जब वो कर सकता है तो नॉर्मल है कि वित्तीय लेन देन की बात करेगा, विवरण की बात करेगा, लेखन की बात करेगा, तो हम किसको याद रखेंगे? नियंत्रण महालेखा परीक्षक को, है ना, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे
लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है किसके व्यय का नियंत्रण करना होता है, तो कार्यपालिका का होता है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे व्यय का कंट्रोल जो होते हैं, जो हमारा धन होता है, याद रखिएगा व्यय की बात करेंगे तो व्यय नियंत्रण करता है, तो लेखा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, व्यय का क्या करना, नियंत्रण करना। तो किसके द्वारा, कार्यपालिका के व्यय पर नियंत्रण करना ही होता है, क्योंकि केंद्र सरकार से है, याद रखिएगा, संबंधित। ऐसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांक तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के केंद्र में आता है। ठीक है, सवाल क्लियर। आगे चलेंगे। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्त होते हैं। तो देखिए इनका जो है थोड़ा सा बहुत अलग है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में आप देखिएगा बहुत बार पूछा है। तो इसकी नियुक्ति जो है, कंफ्यूजन इसका दूर कर देते हैं। ठीक है, नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है कि या के जगह पे और कर देते हैं, और जो कि लोग ध्यान नहीं देते और दोनों टिक लगा के आते हैं। याद रखिएगा, या नियुक्ति के 6 वर्ष बाद या 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर इन्हें हटने का, रिटायरमेंट होने की बात करता है। 6 वर्ष जो बाद की बात करेगा, जब नियुक्त हो जाए उसके 6 वर्ष बाद की बात करेगा, या 65 वर्ष आयु पूर्ण होने पर इनको हटना है तो हटना है। किसे, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। यही कंफ्यूजन है, या रहेगा तभी टिक लगा के आइएगा, और यही देता है, और लोग और को लगा के चलाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद किसके द्वारा सृजन किया जाता है, तो संविधान द्वारा ही किया जाता है। याद रखिएगा, अगर सृजन की बात करें, मतलब इसकी जो भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें, पद की बात करें, तो किसके द्वारा आता है, तो संविधान द्वारा ये सृजन होता है। हाँ, याद रखिएगा, नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, याद रखिएगा। आगे सवाल बनता है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है। हाँ, एकदम लेते हैं, कोई शक नहीं। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण के पूर्व शपथ लेते हैं। हाँ, ये सही है, हाँ में जवाब देना है। अगर पूछता कि नहीं लेते तो गलत होता। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद मुक्त किया जा सकता है। तो पद मुक्त मतलब हटाया जा सकता है, कैसे, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह हटा सकते हैं कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत का प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो आपको हटना पड़ेगा, अन्यथा नहीं हट सकते। तो याद रखिएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, उन पे भी महाभियोग लगता है, इस पे मान के चलिए इन पे भी महाभियोग लगेगा, लेकिन दोनों सदनों का 2/3 बहुमत होना चाहिए, तभी हटाया जा सकता है, नहीं तो नहीं। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, किसी सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन अगर किसी पद पर नियुक्त करने में वर्जना होता है तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सेवानिवृत्त अगर करना हो, ठीक है, या पदाधिकारी को सरकार के अधीन अगर किसी पद की नियुक्ति करने में क्या होता है, वर्जना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे आगे। सवाल बनता है कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, जिसे CAG बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है, तो संसद को है। लास्ट में संसद ही करेगा सब काम, हम जानते हैं, पूरा काम किसी भी संबंधित क्वेश्चन से हो। ठीक है, अगर अंतिम जिम्मेदारी की बात करें जैसे, तो किसकी है, तो संसद की है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल पूछता है किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महापरीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो याद रखिएगा शशिकांत शर्मा को। देखिए नियंत्रक महापरीक्षक के जो हैं थे, तो ठीक है, नियंत्रक महापरीक्षक जो होता है उसके उस समय कौन थे, शशिकांत जी। तो याद रखिए शशिकांत शर्मा को क्या हुआ था कि वित्तीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था, याद रखिएगा, ये हमेशा पूछता है। ठीक है, डायरेक्ट पूछता है कि वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे, तो शशिकांत शर्मा बने थे, जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्तीय आयोग का अध्यक्ष के रूप में किसे बनाया गया, जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो शशिकांत शर्मा को याद रखिएगा। ठीक है, आगे आपसे पूछेगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन किसे देता है, मतलब त्याग पत्र के लिए किसे देगा, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को दिया जाएगा। त्याग पत्र की बात करें या नियुक्ति की बात करें, राष्ट्रपति ही करेगा, दोनों काम करेगा महानियंत्रक का।
ठीक है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार का क्या होता है? वित्तीय आयोग का मतलब एक तरह से लीडर कह सकते हैं, जो कि हम पढ़े हैं ऊपर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस समिति में या किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निदेशक के रूप में कार्य करता है? तो लोक लेखा समिति की बात करता है। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की जो काम होता है, मित्र कहिए, दार्शनिक कहिए, निदेशक के रूप में अगर जाना जाता है तो हम जानते हैं लोक लेखा समिति को जानते हैं, याद रखिएगा। मतलब उससे ही संबंधित है, याद रखेंगे। अब जो भी देखभाल करेगा, कौन करेगा? नियंत्रक महा परीक्षा करते हैं, वो कौन सी समिति के तहत होता है? लोक लेखा समिति के तहत होता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुति प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति का कार्य करता है? तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति का कार्य करता है। तो लोक लेखा समिति जो है कार्य करती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे सवाल आपसे पूछेगा, भारत में किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को की जाती है। अगर आपसे पूछे कि व्यय की निगरानी के लिए किसे नियुक्त की जाती है, जो कि हम सबसे ऊपर पढ़े हैं, उसका नाम है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। याद रखिएगा, अगर मान लीजिए नियंत्रण महालेखा परीक्षक नहीं है तो उसकी अगर प्रतिवेदना के आधार पर अगर कौन सी समिति कार्य करेगा? तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति, याद रखेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से दिया जाता है, याद रखिएगा। तो भारत के संचित निधि से किसे दिया जाता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सवाल डायरेक्ट पूछता है आपसे। याद रखिएगा, महालेखा परीक्षक से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं। नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। हटाता कौन है? तो राष्ट्रपति। अगर किस समिति के तहत काम किया जाता है? अगर मान लीजिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नहीं है तो कौन करेगा? तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति के तहत कार्य करता है, ये आप जानते हैं। तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं जो कि हम और भी आगे चलेंगे, जो कि टेबल के रूप में। प्रमुख संवैधानिक अधिकारों के शपथ एवं त्याग पत्र की बात करेंगे। तो देखिए ये जरूरी है, जैसे ये सारे आएंगे क्योंकि पदाधिकार की बात आ रही है, अब जो हम पढ़ रहे हैं उसमें सारे आ जाएंगे। तो चलिए, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति जी, अगर बात करें कि आप राष्ट्रपति बन जाइए, आप लोग मान लीजिए कोई आप लोग में से, तो राष्ट्रपति बनिएगा तो सबसे पहले शपथ किनके पास दीजिएगा? मुख्य न्यायाधीश के पास दीजिएगा, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास जाइएगा, वहाँ आप जाके शपथ देंगे। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए त्याग पत्र देना होगा बाद में 5 साल बाद, तो आप किसे दीजिएगा? उपराष्ट्रपति जी को दे दीजिएगा। ये तो क्लियर है। उपराष्ट्रपति अगर मान लीजिए होंगे तो ये राष्ट्रपति को तो शपथ देंगे ही, और त्याग पत्र भी आप जानते हैं कि आप दीजिएगा राष्ट्रपति को ही। तो उपराष्ट्रपति जी का तो आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति बनिएगा तो आप राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र दीजिए और शपथ दोनों दीजिए। राष्ट्रपति लेकिन मुख्य न्यायाधीश को शपथ देंगे उनके सामने, और त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देंगे जब आप उपराष्ट्रपति बनिएगा। और मान लीजिए आप प्रधानमंत्री बन जाइए आप लोग, ठीक है, तो प्रधानमंत्री अगर बन जाते हैं तो प्रधानमंत्री बनिएगा तो किन्हें आप शपथ दीजिएगा? किनके सामने जाके? तो राष्ट्रपति के सामने। और अगर पूछ दे कि राष्ट्रपति के सामने क्या करिएगा? त्याग पत्र भी दीजिएगा। तो प्रधानमंत्री का काम क्या है कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, तो त्याग पत्र अगर शपथ देना हो तो आपके राष्ट्रपति के पास जाइएगा, और त्याग पत्र भी देना हो तो राष्ट्रपति के पास ही जाइएगा। उपराष्ट्रपति का भी सेम है, तो देख ही रहे। अगर मान लीजिए आपको लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाए, तो लोकसभा अध्यक्ष बना दिया जाए तो आप सबसे पहले शपथ देने की बात होगी तो संसद सदस्य के रूप में, याद रखिएगा संसद के सदस्य के रूप में आप होंगे, शपथ लेंगे। और ये याद रखिएगा लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देंगे। सभा अगर लोकसभा अध्यक्ष हैं तो उपाध्यक्ष को अपना अपना क्या दीजिएगा? त्याग पत्र दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं राज्यपाल की बात करते हैं। तो राज्यपाल जी जो हैं इनकी भी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे। कौन करेंगे? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे, जैसे राष्ट्रपति का करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय करता है ना। तो उसी तरह राज्यपाल का भी होगा, लेकिन त्याग पत्र तो आपको राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। राज्यपाल जी को त्याग पत्र अगर देने का मन होगा तो राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। 5 साल बाद दें चाहे पहले दें, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसी तरह राष्ट्रपति का चर्चा था तो किसे देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे, है ना। लेकिन इसमें उपराज्यपाल नहीं देते क्योंकि चर्चा ऐसा है नहीं। राज्यसभा सभापति अगर बात करें, राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति कहलाते हैं, वो अगर बात करें सभापति अगर होते हैं
याद रखिएगा। अगर मान लीजिए तो राष्ट्रपति को ही देंगे जो कि उपराष्ट्रपति से संबंधित है। क्वेश्चन को देख रहे हैं, घुमा रहा है। सभापति कौन होता है राज्यसभा का? उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को ही देगा ना, शपथ भी देंगे और त्यागपत्र भी देंगे। तो इजी क्वेश्चन। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं वो किसे देंगे भाई? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो शपथ जो देंगे राष्ट्रपति के सामने देंगे, और त्यागपत्र किसे देंगे? तो उपराष्ट्रपति के सामने देंगे, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति जो है मेन है, राष्ट्रपति के सामने शपथ भी लेंगे उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और राष्ट्रपति के सामने त्यागपत्र भी देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे अगर सवाल पूछता है सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी क्या करेंगे? राष्ट्रपति से ही शपथ लेंगे और शपथ देंगे, और याद रखिएगा राष्ट्रपति के सामने ही त्यागपत्र भी देंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करें, उच्च न्यायालय मतलब आपको राज्य के क्षेत्र की बात करते हैं, तो राज्यपाल को आप दीजिएगा क्या भाई? शपथ दिलाइएगा। राज्यपाल शपथ दिलाएंगे किसे? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, और याद रखिएगा राष्ट्रपति को जो है त्यागपत्र दे देंगे। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो करेंगे भाई राज्यपाल जी, लेकिन राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना पड़ेगा हटने के समय। अगर आपसे पूछे उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को भी राज्यपाल ही नियुक्त करेगा, मतलब शपथ दिलाएंगे, लेकिन राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देना पड़ेगा, राज्यपाल को नहीं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षा की बात करें जो कि हम पढ़ रहे थे, तो इसके अंडर में राष्ट्रपति को ही शपथ देना है और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देना है, याद रखिएगा। ठीक है, अब मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो मुख्यमंत्री में राज्यपाल जो है नियुक्त करेंगे, राज्यपाल जो है शपथ दिलाएंगे, और राज्यपाल ही क्या करेंगे? ये करेंगे कि इसे हटाएंगे भी। तो याद रखिएगा त्यागपत्र देना है मुख्यमंत्री को अगर, तो राज्यपाल से आगे शपथ दिलाएंगे, शपथ दे लेंगे, उसके बाद हटाने की बात होगी तो राज्यपाल को ही अपना त्यागपत्र देंगे। अब चलते थोड़ा विधानसभा की बात करते हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं, विधानसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो शपथ ग्रहण नहीं करते, याद रखिएगा। विधानसभा उपाध्यक्ष भी शपथ ग्रहण नहीं करते, और विधान परिषद सभापति भी जो है क्या करते हैं? शपथ ग्रहण नहीं करते। तो विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा जो परिषद सभापति होते हैं वो शपथ ग्रहण नहीं करते, लेकिन त्यागपत्र दे सकते हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष को। अगर सभापति हैं तो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देंगे, अगर उपाध्यक्ष हैं तो सभापति को देंगे, अगर विधानसभा परिषद के सभापति हैं तो विधान परिषद देंगे, त्यागपत्र देंगे, उनको देंगे। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात करें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जो होते हैं वो राष्ट्रपति इनके सामने नियुक्त मतलब शपथ लेना होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को, याद रखिएगा। और त्यागपत्र भी देने का मन होगा तो राष्ट्रपति को ही देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो आगे और चलते हैं, और भी हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट बनता है, जो कि आपको इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा। इसमें एक चीज है, थोड़ा सा ये छूट गया था, ये चीज देख लीजिए। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष मतलब लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे तो एक तो लोकसभा है और अध्यक्ष हैं। तो देखिए पहली अगर पूछे पहली लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो गणेश वासुदेव मालवंकर, जिसे हम जो कि JV मालवंकर बोलते हैं। तो गणेश वासुदेव मालवंकर पूरा नाम है इनका, जो कि पहले जो हैं लोकसभा अध्यक्ष हैं, जिन्हें हम क्या पढ़े थे? GV मालवंकर बोले थे शॉर्ट फॉर्म में, है ना। तो याद रखिएगा। और क्या थे? M अनंत श्यामन अय्यर थे, याद रखिएगा। दूसरा अगर पूछे तो यही है अनंत श्यामन अय्यर थे, याद रखिएगा। लंबे समय का बने थे, 2 बार बन गए थे ना। तीसरा हुकुम सिंह है, याद रखिएगा। चौथा बात करेंगे तो नीलम संजीव रेड्डी और गुरुदयाल सिंह ढिल्लो हैं, याद रखिएगा। पांचवी अगर बात करें तो गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और बलिराम भगत हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे छठा, तो छठा भी याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी हैं और KM हेगड़े हैं, याद रखिएगा, ये स्पीकर बने थे। सातवीं की बात करें तो बलराम जाखड़ हैं, जो कि हम इनकी चर्चा भी ऑनलाइन में पढ़े हैं। आठवीं में भी बलराम जाखड़ बने थे, क्या बने थे भाई? बने थे क्या? अध्यक्ष बने हैं। अगर 9वीं की बात करें तो रवि राय का नाम आता है। अगर 10वीं की बात करें तो शिवराज V पाटिल का नाम आता है। शिवराज V पाटिल जो हैं 10वीं जो है लोकसभा स्पीकर बने थे, आप जानते हैं।
अगर पूछे 11वीं की बात करें तो याद किया PM संगमा थे, इनकी भी हम ऑनलाइन में चर्चा सुने क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको याद रखिएगा, 11वें स्थान पे आते हैं। 12वीं बात करें तो GMC वाल योगी हैं जो कि 12वीं है, इनकी चर्चा वैसे नहीं है, हाँ इसमें है। 13वीं में क्या है कि GM वाल योगी और मनोहर गजानंद जोशी दोनों थे, याद रखिएगा उस समय 13वीं में बने थे, मतलब हट के बने थे, याद रखिएगा। 14वीं अगर बात करें सोमनाथ चटर्जी की बात करते हैं। 15वीं की बात करते हैं तो मीरा कुमार जो कि पहली महिला मानी जाती हैं, याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर मानी जाती हैं। 16वीं अगर बात करें सुमित्रा महाजन थे जो कि हम जानते हैं, याद रखिएगा। एक विकलांग थे जिनका नाम क्या था बता सकते हैं, संगमा का नाम आता है, बता सकते हैं? नहीं, संगमा एक जनजातीय थे जो कि प्रथम लोकसभा स्पीकर मानते थे। लेकिन दिव्यांग जो थे कौन थे बताइएगा, इनका चर्चा हम बताए थे जो कि इनमें नाम पार हो गया। याद रखिए 17वीं ओम बिरला हैं जो कि अभी भी आपको 18वीं में माना जाएगा ओम बिरला को ही, क्योंकि ये 2 बार बनने वाले हैं, ठीक है, बन चुके हैं, ठीक है, 2024 के हिसाब से अगर देखा जाए तो याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और खत्म हो गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। आपका सपोर्ट लगा रहता है तो अच्छा लगता है, आप सपोर्ट करते हैं तो बहुत अच्छे से मुझे वीडियो बनाने में मन लगता है। आप पॉलिटिकल को जल्द खत्म कर देंगे, कल से परसों तक आपका सारा ऑनलाइनर खत्म होगा, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री चलेगा। इंडियन ज्योग्राफी जो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी मैंने बहुत मेहनत से आपको वीडियो बना के दिया है, नहीं देखे तो देख लीजिएगा, क्योंकि उससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं उस क्वेश्चन को देख के आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप खुद तैयारी करते हैं, आप खुद ज़्यादा समझदार हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।